हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में बैलेंस शीट है ग्रो मोर लिमिटेड कंपनी की, जिसके बेस पर आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वो कहां से मिलेगा, कैसे फाइंड करोगे? आपको जो यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड दिया है जिसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में नंबर 2 पे देखनी है। और यहाँ पर सरप्लस का बैलेंस दिया है 2 लाख रुपए। ये पूरा का पूरा इस साल का प्रॉफिट नहीं है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट 2023 का बना रहे हैं। तो ये प्रॉफिट 2 लाख रुपए इस साल का पूरा प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपने अभी तक मेरे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो कि कंपनी ने अब तक अर्न किया। इस साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 80,000, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हम यहां पर खड़े हैं, यहां से यहां तक पहुंचना है। तो जो जो आपने माइनस किया, अपने प्रॉफिट का हिस्सा जहां जहां ट्रांसफर किया उसे वापस से प्लस करेंगे ताकि हम इस साल का जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया उसे फाइंड कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले देखो क्या कोई रिजर्व है आपकी बैलेंस शीट में। हाँ, जनरल रिजर्व है जिसका बैलेंस लास्ट ईयर से इस साल 1 लाख रुपए से बढ़ गया। 1 लाख रुपए से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हमने प्रॉफिट का ही तो एक हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। ये प्रॉफिट ही तो था जो हमने इस साल अर्न किया और यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो प्लस कर दो। क्या हमने इस साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा है? बिल्कुल। प्रपोज डिविडेंड आपको डिटेल दी है, पिछले साल का 4 लाख और इस साल का 2 लाख। तो इस साल हम कौन सा वाला डिविडेंड बांटेंगे? जो लास्ट ईयर हमने शेयर होल्डर्स को कहा कि अगले साल प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड बांटा जाएगा। प्रपोज डिविडेंड क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो कि अगले साल के प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। मतलब 2023 का हमने इस साल बांटा नहीं है, ये तो 2024 के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट होगा तो आप ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटोगे। तो इस साल जो हमने डिविडेंड बांटा है वो 2022 का जो आपने प्रपोज डिविडेंड किया था, जो 2023 के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट हुआ? हाँ, प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब ये डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को बांटा गया। तो ऐड करो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 2 लाख रुपए। इसके बाद आपको टैक्स को प्लस करना है। टैक्स क्यों प्लस करना है? क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट जो हमने इस साल अर्न किया। कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स आपको ऐड करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का या इस साल का, या ये टैक्स पेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको करना है। कौन सी फिगर लोगे? तो ध्यान से समझो, हम बुक्स को क्लोज करते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को अगर आप बुक्स को क्लोज करोगे और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, टैक्स को कैलकुलेट करोगे और पे करोगे, उसमें तो आपकी 31 मार्च निकल जाएगी। तो हम टैक्स को कब पे कर पाते हैं? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में। तो ये हमने क्या किया है, एक एस्टिमेटेड टैक्स डाला कि हमारे इस प्रॉफिट पर इतना टैक्स बन सकता है। तो प्रॉफिट का ही तो एक हिस्सा हमने माइनस कर दिया टैक्स के नाम पर, इसको वापस से प्लस करेंगे। तो इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपको प्लस करना है। तो क्या 2 लाख रुपए हम प्लस कर दें? नहीं, 2 लाख रुपए प्लस नहीं करोगे आप, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है जब तीनों फिगर अलग है, लास्ट ईयर का प्रोविजन टैक्स जमा करना और इस साल का प्रोविजन, तीनों फिगर अलग है, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? देखो, आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है? लाइबिलिटी है 1,40,000। पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने किया 1,40,000, जो कि हमें पे करना था 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच में, ये हमें 1,40,000 रुपए पे करना। हमने 1,40,000 की जगह कितना पे किया? 1 लाख रुपए पे किया। अब ये गड़बड़ हो गई ना, आपने 40,000 रुपए कम पे किए। अगर हम ये पूरा पे कर देते तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा सीधा कहते हाँ ठीक है, इतना ही प्रोविजन फॉर टैक्स है इस साल का, इसे प्लस कर दो।
लेकिन अगर आपने जो प्रोविजन किया लास्ट ईयर उससे कम पैसा जमा किया या ज्यादा पैसा जमा किया, टैक्स पे किया, तब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा, ताकि आपको एक्चुअल प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर पता चल सके। डेबिट साइड का टोटल आपका 3 लाख रुपए आ रहा था, और इस साल इस साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000 है। तो इसका मतलब इस साल का प्रोविजन 1,60,000 है, 2 लाख नहीं। 1,60,000 में प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन का रह गया 40,000, वो प्लस हो गया, इसकी वजह से ये बैलेंस इंक्रीज हो गया। हमें तो अपने करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स वापस से प्लस करना है, जो कि हमने प्रॉफिट में से माइनस किया। तो गलती से ऐसी गलती मत करना। अगर तीनों फिगर अलग हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जरूर से बना लेना और चेक कर लेना। तो इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स आपने करंट ईयर का प्लस किया 1,60,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5,40,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, मतलब एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस नहीं है। जो आपके नॉर्मल बिजनेस से हट के कोई भी इनकम या लॉसेस हुए जो आपको हर साल नहीं होते, वो प्लस माइनस करने थे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भूल जाओ। फर्स्ट स्टेप आपने कैलकुलेट कर लिया 5,40,000। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आ गए, जहां पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की आपको एडजस्टमेंट करनी है। नॉन कैश मतलब वो खर्चे या इनकम जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की या कैश रिसीव नहीं किया, जैसे डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा? ये तो आपको पता है, डेप्रिसिएशन हम फिक्स्ड एसेट्स पर लगाते हैं। अब आपको ये देखो, लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 10 लाख और ये हो गया 14 लाख, इंक्रीज हो रहा है। डेप्रिसिएशन तो यहां से मिलेगा नहीं। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी आपका, डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज होना, और अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ दिया है कि हमने इस साल 25% डेप्रिसिएशन लगाया। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू मतलब 10 लाख पर 25% डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर लगा है, लैंड एंड बिल्डिंग पर नहीं लगा। तो ये आपने 10 लाख पर 25% जो डेप्रिसिएशन लगाया 2,50,000, वापस से प्लस करेंगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू घट गई, आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट खर्चे में डाल दी, इसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हमने कैश में अर्न किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपके सारे खर्चे इनकम सब डलते हैं, चाहे वो कैश के हो चाहे नॉन कैश हो चाहे जैसी भी इनकम हो। लेकिन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए वापस से नॉन कैश वाले प्लस करने हैं। 2,50,000 डेप्रिसिएशन प्लस करो। अब और क्या हो सकता है? और हो सकता था अगर कोई इंटेंजिबल एसेट दी होती जैसे गुडविल, उसको अगर आपने राइट ऑफ किया तो वो ऐसा खर्चा है जिसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको भूल जाओ। और क्या हो सकता है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आपको क्या देखना है कि आपने कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे या इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में डाले हैं, तो वापस से प्लस माइनस करने। यहां पर आपको कैसे पता चलेगा? यहां आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि आपने एक मशीन को बेचा, 1 लाख रुपए की मशीन को बेचा, जिसकी आज की डेट में 40,000 रुपीज की वैल्यू है। ये 1 लाख रुपीज है, टाइपिंग एरर है, इग्नोर कर देना। 1 लाख रुपीज में 1 लाख की खरीदी थी वो मशीन, लेकिन डेप्रिसिएशन लगा लगा कर आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? 40,000 है। 40,000 की चीज को अगर आप 70,000 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 30,000 रुपए का, राइट? अब ये 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ, एसेट को खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आप इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में बनाते हो तो कैसे शो करोगे? यहां पर जो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दिया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख। तो ये आपकी एट कॉस्ट नहीं है, ये WDV है। अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन आप हर साल लगाते गए वो माइनस करते गए। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 2.5 लाख रुपए हम यहाँ पर माइनस करेंगे, दिखाएंगे क्रेडिट साइड पर। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता तो ये नहीं आता, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आप अलग से मेंटेन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप एसेट में से ही हर साल माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर हम 2,50,000 माइनस करें। अब जो एसेट आपने बेच दी वो अब आपके पास नहीं है, उतनी अमाउंट की एसेट आपको हटानी होगी। तो कितनी अमाउंट हटाए? 1 लाख रुपीज या 40,000?
तो ध्यान से समझो, मैंने अभी बताया था, ये आपने इस अमाउंट से तो मशीन को खरीदा, लेकिन अब आपकी उसकी वैल्यू 40,000 है, डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी वैल्यू 40,000 है, तो 40,000 रुपीज की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये WDV है, बुक वैल्यू है। आज तक डेप्रिसिएशन जितना लगा माइनस कर चुके हो, तो 40,000 रुपीज की एसेट को बेचा, तो वो आपको यहां से हटाना है। लेकिन हम सीधा सीधा ये नहीं लिख सकते कि हमारी 40,000 की एसेट बेच दी, हटा दो। हमें उसका दिखाना होता है कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे किया, उससे बेनिफिट क्या मिला। जैसे कि 40,000 की एसेट को आपने बेचा, 70,000 रुपए आपको मिले, तो 70,000 रुपए आपको मिल गए, ये ठीक है। लेकिन ये तो 40,000 से ज्यादा हो गया, हमें तो 40,000 हटाने, तो 30,000 का जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपको यहां पर दिखाना होगा डेबिट साइड पर। तो नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, 40,000 ही आ रहा है ना, हम 40,000 से ही अमाउंट हटा रहे हैं जो मशीन हमने बेच दी। यहां तक समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड का टोटल आपका 17,20,000 है, डेबिट साइड का कम है, तो डेबिट साइड पर अगर कम आ रहा है तो ऑप्शन क्या रह जाएगी अब आपके पास, कि आपने एसेट को परचेज किया, तभी डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आया है आपका 6,90,000, जो कि आपने और फर्दर मशीनरी खरीदी, राइट। अब ये अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था, ये पर्पस था ताकि हम ये पता कर सके जो एसेट हमने बेची उस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट या लॉस आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, राइट। और वो प्रॉफिट या लॉस आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो हमें अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है तो यहां से हटाना है। प्रॉफिट है जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखा, हमें इसको माइनस करना होगा, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है, राइट। इसी तरह से और क्या हो सकता है, आपने अगर लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट दोगे। जैसे कि यहाँ पर 10% डिवेंचर्स है, 4 लाख रुपीज के, आपने फर्दर इस साल इशू किए, तो इशू करे हैं, लोन लिया है, तो इंटरेस्ट दोगे, और इंटरेस्ट देना, फंड्स इकट्ठा करना फाइनेंस एक्टिविटीज है। तो इस पर जो इंटरेस्ट दिया वो आपने खर्चों में डाला, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना, आपने ये डिवेंचर्स 1 अक्टूबर को इशू किए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स का 20,000 का इंटरेस्ट का खर्चा फाइनेंस एक्टिविटीज का है, तो हम इसे वापस से प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खर्चा नहीं है। हमने ये 20,000 का खर्चा इसमें से माइनस किया हुआ है ना, इसलिए हम इसमें से इसको इसको प्लस करेंगे, वापस से प्लस करोगे। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 7,80,000। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के चेंजेस देखने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आपकी इंक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का बढ़ना आपका, इसका मतलब है कि आपने स्टॉक को और खरीदा, खरीदोगे तो पेमेंट करोगे, और पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, 4 लाख रुपीज नेगेटिव हो गया। इसके बाद आपके ट्रेड रिसीवेबल्स वो आपके डिक्रीज हो गए, 4 लाख से कम हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जहां आपने सामान उधार पे बेचा तो आपको पेमेंट मिल गई, पेमेंट मिलेगी तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ट्रेड पेबल्स आपके डिक्रीज हो गए। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स जिसके पेमेंट आपको करनी थी, तो अगर आपके ये 2,40,000 से घट रहे हैं, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। तो टोटल प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,40,000, राइट। आपके पास ये फिगर आ गई है। इस फिगर में अब आपने जो इस साल टैक्स पे किया जिसकी वजह से आउटफ्लो हुआ, वो आपको माइनस करना है, 1 लाख रुपीज। इसको माइनस करने के बाद आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,40,000, प्लस है इसलिए इनफ्लो है, राइट। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको सेल परचेज ऑफ एसेट देखनी है, करंट एसेट नहीं, अब आपको नॉन करंट एसेट ही देखना है। तो नॉन करंट एसेट में यहां पर देखो आपकी क्या क्या चीज है। एक तो आपने एसेट को बेचा तो 70,000 रुपीज का इनफ्लो हुआ, और दूसरा आपने यहां पर जो एसेट खरीदी, मशीनरी 6,90,000 की, ये आपको अकाउंट से पता चला।
दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, इसका भी तो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 4 लाख रुपीज से, तो इसका मतलब ये आपने सीधा सीधा परचेज किया 4 लाख रुपीज से, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा, इसलिए ये नेगेटिव है। क्या बस इतना ही है? और भी चेक करो, आपको चेक करना है। यहाँ पर देखो एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी लास्ट ईयर कुछ भी नहीं थी, इस साल 2 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब इस साल आपने खरीदे, तो ये आपने अगर खरीदे तो ये भी आउटफ्लो हुआ, तो टोटल आउटफ्लो हो गया 12,90,000 का। और प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया नेगेटिव कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 12,20,000, मतलब इस एक्टिविटी से आउटफ्लो हुआ है। फाइनेंस एक्टिविटीज में अब आपको देखना है फंड्स कहां से अरेंज किए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल आपकी, जो कि आपको नोट्स टू अकाउंट में देखना है, आपको दिए लास्ट ईयर 16 लाख थी, इस साल आपकी 20 लाख रुपीज हो गई, तो इसका मतलब 4 लाख के इस साल आपने और शेयर्स इशू किए, फंड्स आपको रिसीव हुए, पब्लिक से पैसा कलेक्ट हुआ। और क्या मिला आपको? यहाँ पर देखो, आपने डिबेंचर्स इशू किए, तो डिबेंचर इशू करना वो भी तो फंड्स रिसीव करना है, फंड्स अरेंज करना है, तो इनफ्लो हुआ, इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स 4 लाख रुपीज, ये भी इनफ्लो हुआ, टोटल इनफ्लो हो गया 8 लाख रुपीज। अब जो आपने डिविडेंड दिया 2 लाख रुपीज का, वो क्या है? आउटफ्लो है। इस साल हमने 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया ना शेयर होल्डर्स को, तो शेयर से रिलेटेड अगर फंड्स अरेंज करना फाइनेंस एक्टिविटीज है, तो डिविडेंड देना भी फाइनेंस एक्टिविटीज है। इंटरेस्ट भी तो आपने दिया डिबेंचर्स पर 20,000, वो भी आपका आउटफ्लो हुआ, तो टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो करने के बाद आपके पास आ गया पॉजिटिव में 5,80,000 इनफ्लो। तीनों एक्टिविटीज का आपने इनफ्लो निकाल लिया, राइट, तीनों एक्टिविटीज का इनफ्लो है, तो नेट इम्पैक्ट अगर आप देखते हो तो वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है कि हमने इस साल बिजनेस करने में, सभी एक्टिविटीज करने में कैश के बैलेंस को घटा दिया, पेमेंट की, आउटफ्लो किया 2 लाख रुपए का। हमारे पास शुरू में बैलेंस था 2 लाख रुपए का, मतलब जो बैलेंस था हमने पूरा खर्च कर दिया, एंड में हमारे अकॉर्डिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कैश का बैलेंस नहीं बचा। क्या ऐसा ही आपकी बैलेंस शीट में भी है? हाँ, बैलेंस शीट में चेक करो, वहां पर नील बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने करेक्टली बनाया है, बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, जैसा हम कह रहे हैं वैसी हमारी बैलेंस शीट भी कह रही है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।